Assalamu alaikum students. Today we will discuss lecture number 2 that is based on S and P block elements. In this lecture we will discuss period 3 elements in detail. Period 3 elements includes sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. So first we start this lecture with the electronic configuration, means electronic structure of these elements. अगर हम इन सब elements के electronic configuration को start करें डिस्कस करना, तो सबसे पहले हम start करेंगे सोडियम से. सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, जो आप periodic table से देख सकते हैं. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6. ये हमारे पास हैं इनर ऑर्बिटल्स. नाउ दिस इज द वैलेंस शेल, दिस इज 3s1. so this is the electronic configuration of sodium. Similarly, if we look at the electronic configuration of magnesium, it is same like 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. अब यहाँ पे देखें तो जब हम सोडियम से मैग्नीशियम पे शिफ्ट हुए तो एटॉमिक नंबर 1 डिजिट इंक्रीज हुआ है, 11 से 12 पे गया है. तो एक इलेक्ट्रॉन S से S में ऐड हुआ है. पहले S में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम से नेक्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम की तरफ जाएं तो एल्यूमिनियम में जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर 12 से 13 हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है p ऑर्बिटल में. S में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही स्पेस होती है. आपको पता होना चाहिए कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है, P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है, D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है और F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब हम मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे आए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में ऐड हुआ है 3s के बाद 3p में, और P की कौन सी ऑर्बिटल में ऐड हुआ है 3px में. अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल पहले इलेक्ट्रॉन px में ऐड होता है, देन py, देन pz. पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, फिर अगेन हम px को पेयर करते हैं, देन py को पेयर करते हैं और फिर एट द एंड pz को पेयर करते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो px ऑर्बिटल में ऐड हुआ है. सिमिलरली जब हम सिलिकॉन पे मूव करते हैं, इट इज द 4th एलिमेंट ऑफ आवर पीरियड, दैट इज सिलिकॉन. अगर हम सिलिकॉन पे मूव करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 14. 13 है एल्यूमिनियम का, मतलब 1 डिजिट का इंक्रीज आया है. तो जो एक इलेक्ट्रॉन फर्दर ऐड हुआ है वो 3py में ऐड होगा. ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन px में होता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन py में ऐड होता है. सिमिलरली जब हम मूव करेंगे फॉस्फोरस पे, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15. तो फॉस्फोरस में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो 3pz ऑर्बिटल में ऐड होगा. अब देखिए यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन x ऑर्बिटल में है, एक y ऑर्बिटल में है और एक z ऑर्बिटल में है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल. सिमिलरली सल्फर पे अगर हम जाएं तो सल्फर में हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है, तो अभी तक तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं. तो जब हम सल्फर पे जाते हैं तो 4th जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो 3px में ऐड होता है. अब यहाँ पे 3px 2 हो गए. सिमिलरली सल्फर से जब हम क्लोरीन पे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो 3py में ऐड होगा. एंड लास्ट एलिमेंट इज आर्गॉन. आर्गॉन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो हमारे पास z ऑर्बिटल में ऐड होगा. अब यहां पे देखें तो p ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं px में, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं py में और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं pz में. ये तो हमारे पास है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत लेंथी होती है. अभी तो हम सिंपल एलिमेंट्स डिस्कस करें स्टार्ट के, जिनके एटॉमिक नंबर 15, 16, 17 हैं. जब हम पीरियोडिक टेबल में आगे मूव करते हैं तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 50 प्लस, 60 प्लस हो जाते हैं, लाइक 70, 80, 90 प्लस हो जाते हैं. तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना
बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए हम एक इजी नोटेशन यूज़ करते हैं। वो इजी नोटेशन क्या होती है कि हम एलिमेंट्स में नोबल गैसेस का कोर यूज़ करते हैं। नोबल गैसेस के कोर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम को देखें तो सोडियम के जो फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2, 2s2 एंड 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मैच करते हैं नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p6, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये एक नोबल गैस है, मींस इनर्ट गैस है। तो अब हमने क्या करना है, अपने इस पीरियड में इस नोबल गैस के कोर को यूज करना है। कोर को किस तरह से हम यूज करेंगे, जो हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जगह हम सिंपल नियॉन लिख देंगे। नियॉन लिख देंगे और नियॉन के बाद हम लोग जो वैलेंस शेल है उसको लिख देंगे। जैसे वैलेंस शेल इज 3s1, सो यहाँ पे हमने वैलेंस शेल लिख दी। अब हम यहाँ सब पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3s2 वैलेंस शेल है। 3s2 को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स की जगह हम लोग लिख देंगे नियॉन, एंड 3s2 इज द वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल हम एज इट इज मेंशन करेंगे। अब इन सब एलिमेंट्स में हमने यही करना है, जहां जहां 1s2 से 1s2, 2s2 एंड 2p6 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनकी जगह हमने यूज करना है नियॉन का कोर। इज इट क्लियर व्हाई वी डू दिस? इसको हम इसलिए करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इजीली मेंशन कर सकें। अगर हमें कोई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो हम इसको इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1s2, 2s2, 2px है एंड द लास्ट शेल इज 3s1। तो अब जो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं इन सब में हमने नियॉन का कोर यूज करना है और उसके बाद हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर देना है। क्योंकि ये थर्ड पीरियड है तो इसकी वैलेंस शेल मींस जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। तो पीरियड 3 की जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है। तो हमने यहाँ पे 3s और 3p को छोड़ के बाकी सब की जगह नियॉन का सिंबल यूज करना है। दिस इज एन इजीएस्ट वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है या जो नेक्स्ट टॉपिक है ये तो हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे पीरियड 3 की एटॉमिक प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जब पीरियड 3 को स्टार्ट किया तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को। अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज़ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। पीरियड 3 के एलिमेंट्स को मैंने टॉप पे मेंशन किया है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक और आयनिक रेडियस। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक या आयनिक रेडियस क्या होता है। इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। मतलब किसी भी एटम के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक जो भी डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। और अगर हम आयन का देख रहे हैं तो वो आयनिक रेडियस कहलाता है। अब ये रेडियस हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है उसका जो साइज़ है वो लार्ज है, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस कम होगा इसका मतलब है उसका जो साइज है वो स्मॉल है। तो मतलब हमें एटॉमिक या आयनिक रेडियस जो है वो साइज ऑफ एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एलिमेंट लार्ज साइज का है या स्मॉल साइज का है। अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे अलोंग द पीरियड तो ये जो एटॉमिक या आयनिक रेडियस है ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सिमिलरली जब हम टॉप से बॉटम मूव करेंगे अलोंग द ग्रुप
तो इसका इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, जो भी ट्रेंड होगा उसको हम देखते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम when we move from left to right in a period, the atomic radius or ionic radius decreases, and when we move from top to bottom in a group, ionic or atomic radius increases. अब हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिपेंड कर रहा है. तो ये डिपेंड करता है टू फैक्टर्स के ऊपर. द फर्स्ट वन इज effective nuclear charge and the second one is number of shells. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, तो एक्चुअली हो क्या रहा है. फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं. अब जब मैं सोडियम से मैग्नीशियम पे आऊंगी तो एटॉमिक नंबर 1 डिजिट इंक्रीज करेगा. फॉर एग्जांपल सोडियम का 11 है तो मैग्नीशियम का 12 है, देन एल्यूमिनियम का 13 है एंड सो ऑन, 1 डिजिट इंक्रीज कर रहा है. अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब है कि सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव. तो एज अ होल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो यहां से हमें यह समझ आती है कि सोडियम के न्यूक्लियस के ऊपर 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं. सिमिलरली जब हम सोडियम से मैग्नीशियम पे मूव कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ है तो 12 हो गए हैं, देन 13 एंड सो ऑन. सो अलोंग द पीरियड न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज वो इंक्रीज कर रहा है. अब इस इंक्रीज से क्या इफेक्ट होता है एलिमेंट पे, क्योंकि हम पीरियड 3 देख रहे हैं और पीरियड 3 में सिर्फ 3 शेल्स होती हैं. शेल्स फर्दर ऐड अप नहीं होती. शेल्स अलोंग द ग्रुप ऐड होती हैं, अलोंग द पीरियड शेल्स ऐड नहीं होती. तो यहाँ पे सिर्फ सब एलिमेंट्स में सिर्फ 3 शेल्स हैं. जस्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में ऐड हो रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं. अब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐड्स होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इसका मतलब है कि न्यूक्लियस अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस थर्ड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इस अट्रैक्शन की वजह से जो साइज है वो श्रिंक करता है. तो जब हम सोडियम से मूव करते हैं अलोंग क्लोराइड और अलोंग सल्फर देन क्लोराइड देन आर्गन, तो साइज डिक्रीज करता है. अब यहां से हमें यह समझ आई है कि सोडियम जो है इसका साइज बड़ा है एंड देन वी मूव फ्रॉम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन सो ऑन अप टू क्लोराइड. हेलोजेंस तक साइज डिक्रीज करता है एंड देन आर्गन का साइज हेलोजन से थोड़ा सा ज्यादा होता है. उसकी फर्दर रीजंस है जो हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देख लिया है एटॉमिक और आयनिक रेडियस के लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वैलेंस शेल में. अब प्रोटॉन ऐड होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है. किस पे इंक्रीज कर रहा है चार्ज? ऑन द वैलेंस शेल, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज श्रिंक कर जाता है और लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है. अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज कर रहा है साइज. जब हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रही हैं. फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड में 3 शेल्स हैं तो फोर्थ पीरियड में 4 शेल होंगी, फिफ्थ पीरियड में 5 शेल्स होंगी एंड सो ऑन. शेल्स के इंक्रीज करने से अब जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर ऑब्वियसली कम हो जाएगी. जितनी ज्यादा शेल्स आ जाएंगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में, एज अ रिजल्ट अट्रैक्शन कम हो जाएगी. अट्रैक्शन कम होने से साइज इंक्रीज हो जाएगा. और नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रही हैं, ऑब्वियसली शेल जो है वो कोई ना कोई एरिया लेती है, तो साइज जो है वो इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम. अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आयनाइजेशन एनर्जी का पॉइंट. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है. आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव
electron means one electron or two electron that is required to remove electron from the valence shell of 1 mole of gaseous atoms. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 मोल्स हों गैशियस एटम्स के तो उनकी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी. और अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोट की है जिसमें सोडियम है, गैशियस स्टेट में है. इसके अंदर से हमने इसकी वैलेंस शेल मीन जो 3s1 है वैलेंस शेल उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है एंड दिस न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू अ कैटॉइन दैट इज सोडियम कैटॉइन. सो जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब हम देखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है. इसका ट्रेंड ये है कि लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं लॉन्ग पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. अब हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये एनर्जी डिपेंड कर रही है. तो ये एनर्जी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, second is the atomic size and third is the shielding effect also known as screening effect. अब हम देखते हैं ये 1 by 1 को हम डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स जब हम लोग सोडियम से आर्गॉन की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमने बताया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं शेल में और प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियस में. अब शेल तो सेम है, एक ही शेल है थर्ड शेल, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो हम कहते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट. अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना होगा इसका मतलब है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर उतनी ज्यादा होगी और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर जितनी ज्यादा होगी उतना साइज स्मॉल होगा. सो वी से व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अ लॉन्ग पीरियड effective nuclear charge increases due to which atomic size decreases. और atomic size जितना कम होगा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी. इसलिए जो लास्ट एलिमेंट होता है इसका साइज स्मॉल होता है. इसका मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इसलिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है. अब हम ये देखते हैं कि टॉप टू बॉटम क्यों डिक्रीज कर रही है. तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं वी नो अलोंग द ग्रुप शेल्स ऐड होती हैं. जब हम थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड पे जाएंगे तो एक शेल ऐड होगी, फोर्थ से फिफ्थ पे जाएंगे फर्दर एक शेल ऐड होगी. तो शेल क्या करती हैं, शील्डिंग इफेक्ट कॉज करती हैं, मीन स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में शेल्स आ जाती हैं जो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करती हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी एनर्जी से रिमूव हो जाता है. तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स ऐड होने से शील्डिंग इफेक्ट होता है और न्यूक्लियस अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. अब स्टूडेंट्स अब हमने ये देखा कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पे केस बिल्कुल थोड़ा सा इरेगुलर आ जाता है. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, ये हमारे पास हैं एलिमेंट्स. अब होना तो ये चाहिए कि लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. ऐसा ही होता है लेकिन 2 एलिमेंट्स इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं. वन इज मैग्नीशियम एंड अदर वन इज फॉस्फोरस. मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है, हालांकि इसको कम होना चाहिए था, और फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा हो जाती है, हालांकि सल्फर से फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी को कम होना चाहिए था. इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का थर्ड पॉइंट है एटॉमिक प्रॉपर्टीज का वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इट इज
Electronegativity is the ability of an element to attract a shared pair of electron towards itself. Means एक एटम में इतनी ability हो कि वो बॉन्ड के जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एलिमेंट की एबिलिटी ज़्यादा होगी वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या हम कहते हैं वो फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम देखते हैं पॉलिंग स्केल से। जैसे हमारे पास पूरे प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट ट्रेंड ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब है पूरे प्रोडक्ट टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीजियम की। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज के ऊपर और आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ये किस तरह से डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इसका मतलब एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, और जो लार्ज साइज के एटम्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होती है क्योंकि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। एज अ रिजल्ट हम कहते हैं लार्ज साइज जितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितना स्मॉल साइज होगा एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। जितना स्मॉल साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 4 है, जबकि सीजियम का साइज लार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत कम है पूरे प्रोडक्ट टेबल में। तो हम कहते हैं प्रोडक्ट टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लास्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी का। जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होती है, और जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। अब स्टूडेंट्स हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है वो ये वाला है कि क्यों मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज़्यादा है और क्यों फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में ये देखा था कि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो इर्रेगुलर बिहेवियर शो कर रहे थे, जिसमें एक था मैग्नीशियम और एक था फॉस्फोरस। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज़्यादा थी और फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा थी। इसकी हम रीजंस देखते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम। अब इसकी रीज़न किस तरह से हम देखेंगे, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और ये है एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। अब इन दोनों की वैलेंस शेल्स देखें तो मैग्नीशियम की वैलेंस शेल है 3s2 और एल्युमिनियम की वैलेंस शेल है 3p1। s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है और यहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पार्शली फिल्ड है। नाउ s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड p ऑर्बिटल इज पार्शली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। अब यहाँ पे s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो ये हाईली स्टेबल होगी, और p ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है तो ये लेस स्टेबल हो।
स्टेबल ऑर्बिटल में से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और अगर मुझे 3p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। सिमिलरली जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वो ये था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस इज हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। इसकी रीजन भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और फिर हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और दोनों की वैलेंस शेल को ऑब्जर्व करते हैं। जो सल्फर की वैलेंस शेल है इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और जो फॉस्फोरस की वैलेंस शेल है, फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और जो सल्फर की वैलेंस शेल है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम ये देखते हैं कि p ऑर्बिटल जब एम्प्टी हो p0, p ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड हो p3, और p ऑर्बिटल जब कंप्लीटली फिल्ड हो p6। तो ये हाईली स्टेबल स्टेट्स हैं। मतलब कि p ऑर्बिटल में जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या उसमें हाफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या उसमें फिल्ड ऑर्बिटल होगी, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगी, तो इन 3 सिचुएशन में p ऑर्बिटल हाईली स्टेबल ऑर्बिटल होगी। अब यहां पे देखें तो फॉस्फोरस के केस में p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये हाफ फिल्ड है, और सल्फर के केस में p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब है ये पार्शली फिल्ड है, ना ये हाफ फिल्ड है, ना ये एम्प्टी है, और ना ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो इन दोनों में से कौन सी ऑर्बिटल स्टेबल होगी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। दैट इज वाई मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉस्फोरस एज कंपेयर टू सल्फर। इसलिए जो फॉस्फोरस है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्योंकि फॉस्फोरस में हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है दैट इज़ हाईली स्टेबल, और हाईली स्टेबल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। This is the answer of the question that why ionization energy of magnesium is higher than aluminium and phosphorus is higher than sulfur। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अब जब हम लोग किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसको कैटॉइन में कन्वर्ट करते हैं, या किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको एनोइन में कन्वर्ट करते हैं, तो इनके साइज क्या होते हैं? अगर हम इनके साइज को कंपेयर करें तो जो एलिमेंट जिसमें कोई चार्ज नहीं होता इसको हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट, और न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल स्पीशी। जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है एनोइनिक, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कैटओनिक। अब हम इन तीनों के साइज को अगर हम कंपेयर करें किसका साइज बड़ा होगा और किसका छोटा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्पीशी न्यूट्रल है, इसके अंदर से हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो अब क्या होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होते हैं किसी भी एटम में, तो अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, प्रोटॉन तो उतने ही हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मींस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल पे ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज श्रिंक हो जाएगा, तो जो केटॉइंस होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। सिमिलरली, अगर हम किसी न्यूट्रल एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, अब हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, प्रोटॉन ऐड नहीं किया, इसका मतलब है कि प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया है। सो पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज एक ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है और एनोइन का साइज लार्ज होता है। तो ट्रेंड क्या होता है कि जो न्यूट्रल स्पीशी है या पेरेंट एटम है वो केटॉइन से थोड़ा बड़े साइज का होता है और एनोइन से थोड़े छोटे साइज का होता है। केटॉइन जो है वो स्मॉल है और एनोइन जो है वो लार्ज साइज्ड है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने लेक्चर 2 को कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स।